ओके जी, अज़ान ज़रा चल रही है, अज़ान ख़त्म हो जाए। रिस्क को डिफ़ाइन किया था, रिस्क की एग्ज़ाम्पल देखी थी, रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से डिस्कशन हुई थी और आगे हम देखते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट के अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस हैं या डिफरेंट फेजेस हैं। रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क प्लानिंग होती है, फिर रिस्क आइडेंटिफिकेशन है, फिर दो टेक्निक्स लगाई जाती हैं, क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस। फिर रिस्क का रिस्पॉन्स है और रिस्क को मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग है। ये इंडिविजुअली स्टेजेस है और रिस्क मैनेजमेंट प्लान के अंदर हम रिस्क का एक प्लानिंग डॉक्यूमेंट बनाते हैं और रिस्क की कैटेगराइजेशन एक्सप्लेन करते हैं और कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं, इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं और फिर रिस्क आइडेंटिफिकेशन में कौन कौन से रिस्क हैं और उसके प्रोजेक्ट पे क्या असरअंदाज होंगे, उसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, वो चीज़ें देखते हैं। कैटेगरी कौन सी है, इम्पैक्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है। फिर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस हैं। क्वांटिटेटिव में उसकी प्रोबेबिलिटी अक्रस ऑफ देखते हैं कि कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी के रिस्क अकर हो जाएगा और उसके इम्पैक्ट क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस अगर वो इम्पैक्ट। और क्वालिटेटिव के अंदर उसकी प्रायोरिटी वगैरह और उसको एनालाइज किया जाता है। रिस्क रिस्पॉन्स, अगर जब रिस्क अकर हो जाए तो उसको कैसे टैकल करेंगे, और रिस्क मॉनिटरिंग के अंदर चेक किया जाता है कि कहीं रिस्क अकर तो ना हो जाए। ये बेसिक जो चीज़ें हैं वो देखी जाती हैं। तो रिस्क, सबसे पहले जो रिस्क प्लानिंग है उसमें क्या चीज़ देखा है, इट्स द मेन आउटपुट ऑफ द risk management plan is called as risk plan. The project team should review the risk document, understand organization and the sponsor approach towards risk. Risk basically definitely top management के point of view से, जिस तरह मैंने कहा कि communication management, risk management, HR management, procurement management, ये facilitating knowledge areas है। जो core knowledge areas थे वो हम पढ़ चुके हैं। Scope था, टाइम मैनेजमेंट था, कॉस्ट था, क्वालिटी मैनेजमेंट था और इंटीग्रेशन तो ओवरऑल सबको एक लेके चल रहा होता है। उसकी जो आउटपुट है वो सब नॉलेज एरियाज के साथ शेयर हो रही थी और हर नॉलेज एरिया से वो कुछ इनपुट, प्लानिंग का जो डॉक्यूमेंट है वो इनपुट एज अ तौर पे अपने अंदर ले रहा था। तो कोर नॉलेज एरिया वो नॉलेज एरियाज होते हैं जो प्रोजेक्ट के आपने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए हुए हैं, उसको वो अगर आप कोर नॉलेज एरिया पे काम करते हैं तो प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव हो जाते हैं। वो एक ऑब्जेक्टिव्स की तरफ एक आपको डायरेक्शन लीड कर रहे होते हैं अचीव करने के लिए। फिर फैसिलिटेटिंग नॉलेज एरिया की डेफिनेशन दोबारा रिपीट करता हूँ। फैसिलिटेटिंग नॉलेज एरिया ऐसे वो नॉलेज एरिया हैं कि जो आपको हेल्प ऑन करेंगे, ईज ऑन करेंगे एक्टिविटीज, टास्क टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। मतलब अगर आप नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम भी अकर हो सकती है। दैट्स वाई वो कम्युनिकेशन मैनेजमेंट है। अगर आप कर लेते हैं कम्युनिकेशन के जो हमने प्रोसेस पढ़े थे कि कम्युनिकेशन प्लानिंग होनी चाहिए, फिर इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी, मतलब इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सा बंदा किस वक्त किस से कोऑर्डिनेट करेगा, किस डॉक्यूमेंट में करेगा, बहुत सारी चीज़ें। फिर कम्युनिकेशन के जो चैनल हमने देखा था, कम्युनिकेशन के मोड्स देखे थे, अगर कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं कि कन्फ्लिक्ट हैंडलिंग मोड्स कैसे हैं, कैसे टैकल किया जाता है। फिर परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग। तो हर नॉलेज एरिया के अंदर कुछ प्रोसेसेस और उसके अंदर फिर हमने कुछ बाज़ का टेक्निक्स पढ़ी, बाज़ का हमने किसी टूल के इस्तेमाल करके कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार करना है, वो चीज़ें देखी। तो ये ऐसे नॉलेज एरिया हैं जो कि आपकी टास्क को, ऑब्जेक्टिव्स को ईज ऑन करेंगे अचीव करने के लिए। ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम अगर होगी तो फिर आपको टैकल करना पड़ेगा और टाइम भी कंज्यूम होगा, आपके रिसोर्सेज वेस्ट होंगे, कॉस्ट ज़्यादा लग जाएगी, मे बी आप अपना जो माइलस्टोन है, गोल है, उससे हट जाए। तो मैं जो बात कर रहा था कि इसने जो सेकंड पॉइंट कहा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड है या सीईओ है या डायरेक्टर है, उसकी अप्रोच टुवर्ड रिस्क कैसे है और जिस तरह उसकी अप्रोच टुवर्ड्स लीडरशिप, उसकी अप्रोच टुवर्ड्स कम्युनिकेशन वो कैसी है। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट देख रहा था कि कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड करना या उसकी इम्पोर्टेंस वो टॉप मैनेजमेंट का है कि कम्युनिकेशन कितनी वाइटल है। और इफ़ यू डज नॉट कम्युनिकेट वेरी वेल और विद द क्लाइंट, विद द टीम, विद द स्टूडेंट्स, तो प्रॉब्लम आता है। देखिए, हम एलएमएस पे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हम व्हाट्सएप ग्रुप पे क्यूरी कर सकते हैं, किसी को प्रॉब्लम है वो क्यूरी भी कर सकता है। हमारे पास लेक्चर्स लाइव शेयरिंग हो रहे हैं, कम्युनिकेशन हो रही है। ये नहीं कि सिर्फ स्लाइड्स दे दी आप खुद पढ़ो, इसमें से कोई टॉपिक आ जाएगा। वो भी कुछ टीचर्स ने शुरू में इस तरह स्टार्ट किया, बट इसको अगर आप हर एक पॉइंट को एग्जांपल्स दे के एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, टीचर एक्सप्लेनेशन दे रहा है और स्टूडेंट्स उसको सुन रहे हैं,
उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो वो एक लर्निंग है। और वीडियो लेक्चर का ये ब्यूटी है कि ये लेक्चर किसी वक्त भी आप सुन सकते हैं, किसी वक्त भी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है। वरना अगर आपने लेक्चर नहीं लिए हुए, आपको नोट्स लेने पड़ेंगे, आप टीचर की एक्सप्लेनेशन सुन नहीं सकते। तो वीडियो लेक्चर की ब्यूटी है कि आप कभी भी, कहीं भी, किसी वक्त भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, खुद भी सुन सकते हैं। सुबह सुने, शाम सुने, दिन सुने, दोपहर सुने, रात सुने। यानी ये इसकी एक फायदा है कि जो भी लेक्चर रिकॉर्डेड है वो शेयर्ड है अगर स्टूडेंट्स के साथ गूगल ड्राइव पे या कहीं भी इनके पोर्टल पे, एलएमएस पे लिंक्स वगैरह, तो वो कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, दोबारा सुन सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर वो नई चीज़ क्लियर हो रही, वो किसी फ्री टाइम में दोबारा से उसको, उस लेक्चर को रिवाइंड करके दोबारा से गो थ्रू में सेशन में आप सुने कंटिन्यूटी में, फिर आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। मे बी अब जो प्रीवियस लेक्चर शुरू से अगर आप थोड़ा थोड़ा सुनते जाएं तो अपोर्ड टेम्पो, एक कॉन्सेप्ट और एक ही चीज़ें आती जाएंगी, क्योंकि हम तो नॉलेज एरियाज लेके चल रहे हैं। तो आस्ता आस्ता आपको एक अप्रोच समझ हो रही है काम जब कलेक्टिवली काम किया जाता है इन द प्रोजेक्ट या प्रोफेशनली, तो जिन्होंने काम करवाया होता किया होता है वो ऐसा थॉरली पैरेलली हर नॉलेज एरिया की चीज़ों को साथ लेके चल रहे होते हैं, काम करवा रहे होते हैं। तो जो जो प्रोजेक्ट टीम है वो और उसको अंडरस्टैंड करना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो स्पॉन्सर है उस प्रोजेक्ट को जो फंड कर रहा है, उसकी उसकी अप्रोच, उसकी थिंकिंग अबाउट रिस्क क्या है। और डेफिनेटली प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो रिस्की नहीं है, फॉर एग्जांपल उसमें जो काम करना है या उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन करना है, उसमें कोई फॉर एग्जांपल ऐसे कोई प्रोजेक्ट है जो लाइफ थ्रेटनिंग है, जिसमें सिक्योरिटी का, जिसमें 100% एक्यूरेसी का इन्वॉल्वमेंट ऐसी है। फॉर एग्जांपल ये ट्रैफिक नेविगेशन कंट्रोल सिस्टम है, फ्लाइट सिमुलेशंस हैं, और मिसाइल ट्रैकिंग है, रडार सिस्टम है। इस तरह की एप्लीकेशन जो हैं, इस तरह की एप्लीकेशन जिसमें 100% से ज़्यादा, मैं कहता हूँ 110% एक्यूरेसी रिक्वायर्ड है। उसमें सिक्योरिटी भी चाहिए, उसमें परफॉर्मेंस, क्विक रिस्पॉन्स भी चाहिए, उसमें फंक्शनैलिटी तो चाहिए, प्लस ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है वो भी चाहिए, प्लस उसमें ट्रस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें रिस्क फैक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और रिस्क को पहले देखा जाता है कि क्या क्या थ्रेटनिंग प्रोजेक्ट में रिस्क हो सकते हैं। और लेक्चर के साथ साथ आगे हम देखते जाएंगे कि क्या रिस्क होते हैं, किस तरह की कैटेगरीज होती हैं, उसका क्या मकसद होता है और फिर कैसे देखते हैं। साथ साथ थोड़ा सा मैं स्टूडेंट्स की भी देखते जाता हूँ कि कितनी स्ट्रेंथ है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है और कौन नहीं आ रहा। थोड़ा सा वो भी उसमें चीज़ें में साथ साथ चेक कर लेता हूँ। कंटीजेंसी, ये कुछ टर्म्स हैं, ये चीज़ें यूज़ होती हैं। कंटीजेंसी, फॉल बैक प्लान, कंटीजेंसी प्लान, फॉल बैक प्लान, कंटीजेंसी रिजर्व्स। जहाँ पर रिजर्व की बात होती है तो वो रिजर्व का मतलब होता है आपने एक जगह रखी हुई है कुछ चीज़। कंटीजेंसी का मतलब होता है कि दैट आर प्री डिफाइंड एक्शंस दैट द प्रोजेक्ट टीम विल टेक इफ एन आइडेंटिफाइड इवेंट अकर्स। अगर कोई रिस्क अकर होता है तो उन्होंने पहले से, जो रिस्क मैनेजमेंट का एक डॉक्यूमेंट है उसमें से पहले से उसका एक्शन रिस्क रिस्पॉन्स की हेडिंग में लिखा होता है कि अगर ये रिस्क अकर हो जाए, जब अकर हो जाए, पहले तो हमने ऐसे स्टेप्स करने होते हैं कि ये रिस्क अकर ही ना हो। तो कंटीजेंसी प्लान ये रखा होता है कि अगर ये रिस्क अकर हो जाए तो ये हमने स्टेप्स प्री डिफाइंड का मतलब पहले से डिफाइन किया, आपने ये रखा हुआ है कि हम ऐसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल देता हूँ कंटीजेंसी प्लान की कि और इसके बैकअप प्लान्स भी होते हैं, कुछ और भी प्लान रखे, अगर ये नहीं तो ये वाला भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि अगर डेडलाइन मीट नहीं हो रही, अगर टाइम पे काम नज़र आ रहा है कि काम कंप्लीट नहीं होगा, तो ये नहीं कि आखिरी दिन आपने कहना है, पहले से एक अप्रोच नज़र आ रही होती है कि काम कंप्लीट नहीं होगा। तो अगर आप पहले से कहें कि ये मतलब इस तरह ये क्लाइंट्स के साथ शेयर कर दें, स्पॉन्सर शेयर कर दें, तो इसका कोई क्वेश्चन डेज या आपको कुछ हल या कुछ चीज़ें टाइम, एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है फॉर कंप्लीट, अगर वो अलाउ करते हैं। अगर नहीं है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, क्या प्री डिफाइंड एक्शन आपने रखने पड़ेंगे, आपको रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे। रिसोर्सेज का मतलब है उस पर मोर मैन पावर और ह्यूमन एफर्ट रिक्वायर्ड होगी, टाइम ज़्यादा लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी पड़ेगी, प्लस फिर कोई इंसेंटिव देने पड़ेंगे। इंसेंटिव टेंजिबल फॉर्मेट में हो सकते हैं और इंटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब है आप डेफिनेटली अगर कोई इंपॉर्टेंट क्लाइंट है, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और बड़ी एफर्ट रिक्वायर्ड है, तो आप इसमें कोई बोनस अनाउंस कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के टीम मेंबर के लिए, शाबाशी दे सकते हैं, और मोराल बढ़ाने के लिए आप खुद भी एक्स्ट्रा टाइम उनके साथ बैठे एज अ सीनियर, एज अ मैनेजर। तो ये सारी चीज़ें अब प्री डिफाइंड अपने स्टेप्स में लिखें, इसको कहते हैं कंटीजेंसी प्लान। फॉरवर्ड प्लान होता है कि
ऐसे रिस्क जिनका हाई इम्पैक्ट होता है, मसलन फॉर एग्जांपल अगर वो रिस्क अकर हो जाए तो प्रोजेक्ट में काफ़ी डिजास्टर्स और काफ़ी इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूँ कि टेक्नोलॉजी इरियलिस्टिक है, टेक्नोलॉजी रिलायबल नहीं है, या टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल आपने नहीं किया, तो टेक्नोलॉजी जो सर्वे आपने करना होता है कि यार कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन से डेवलपमेंट टूल्स, उसके अंदर क्या टेक्निक्स, जरी बात है हर प्रॉब्लम का सलूशन डिफरेंट तरीके से निकाला जा सकता है, डिफरेंट टूल्स और बीच में टेक्निक्स अप्लाई करके उसमें किया जा सकता है। तो तो ये चीज़ देखनी है कि जिन रिस्क का काफ़ी इम्पैक्ट हाई होता है, यानी उसका असर अगर जब वो अकर हो जाए तो काफ़ी प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल अगर आपने टेक्नोलॉजी सर्वे ली, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इन चीज़ों को, ये याद रखें कि जो टीचर पढ़ाता है वो लेक्चर के मिड में, लेक्चर के सेशन के एक एंड में, क्योंकि 140 पे सेशन एंड होगा और 145 पे दूसरा सेशन हम साथ स्टार्ट कर देंगे, और फिर हमारे पास कल की भी क्लास है और एक रिस्क की एग्जांपल भी देखेंगे, और फिर आप उस रिस्क का डॉक्यूमेंट आप नेक्स्ट वीक पे सबमिट कराएंगे, और कोई हमारे कोई क्वेश्चंस होंगे, कोई चीज़ें पूछनी होंगी, वो हम लाइव सेशन एक कर लेंगे जूम का, और उस पर कोई क्वेश्चन आंसर, कोई टॉपिक को आपने कोई चीज़ पूछनी हो, कॉन्सेप्ट समझना हो, वो नेक्स्ट वीक हम करेंगे। तो फॉल बैक प्लान्स आर डेवलप्ड फॉर रिस्क दैट हैव हाई इम्पैक्ट ऑन मीटिंग प्रोजेक्ट। ऐसे रिस्क जिसका हाई इम्पैक्ट हो सकता है कि अगर वो अकर हो गए, उसके लिए कोई आपने स्पेशल फॉल बैक प्लान्स को रखे हों और उसको ख्याल रखें। फॉर एग्जांपल मैंने मिसाल दी कि ऐसा एक रिस्क है कि टेक्नोलॉजी रिलायबल है कि नहीं है। ये ना हो कि हम अगर काम करें और हमने कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिसको हमने स्टडी ना किया हो कि यार ये इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इसका सोल्यूशन पॉसिबल भी है ये कि नहीं है, तो किस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ये सोल्यूशन इजीली पॉसिबल है, कहीं में प्रॉब्लम तो नहीं होगी फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारी चीज़ें। तो टेक्नोलॉजी सर्वे बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वो टेक्नोलॉजी सर्वे आपने प्रॉपर नहीं किया, टेक्नोलॉजी रियलिस्टिक या रिलायबल नहीं निकली व्हेन यू आर डूइंग दैट प्रोजेक्ट, तो फिर जब आप टेक्नोलॉजी शिफ्ट करते हैं, प्रोजेक्ट को किसी और टेक्नोलॉजी की तरफ कन्वर्ट करते हैं, डेवलपमेंट टूल, तो प्रॉब्लम अकर हो सकते हैं, मतलब प्रोजेक्ट सफ़र कर सकता है, टाइम ज़्यादा लग सकता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज बड़े एडवर्स नेगेटिव या एडवर्स साइड पे जा सकते हैं, बुरे असर हो सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज you made some fallback plans for those type of which have a high impact on that meeting the project objectives. Then you have contingency reserves, और इसका मतलब है allowances। कुछ आपने फंड एक्स्ट्रा रखा होता है कि जब कोई ऐसे रिस्क और ऐसे प्रॉब्लम अगर आते हैं तो कुछ एक्टिविटीज आपको चेंज करनी पड़ती हैं, कोई नई चीज़ें करनी पड़ती हैं, एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ता है टू मीट द ऑब्जेक्टिव, तो फिर आपको जो है ना कुछ आपको फंड आपने बचा के रखना है, कोई रिजर्व अलाउंस रखना है, पैसा थोड़ा सा उनको टैकल करने के लिए। कंटिजेंसी रिजर्व्स और अलाउंस ऑफ प्रोविजंस हेल्ड बाय द प्रोजेक्ट स्पॉन्सर दैट कैन बी यूज्ड टू मिटिगेट कॉस्ट और शेड्यूल रिस्क इफ चेंजेस इन द स्कोप और क्वालिटी ऑफ रिस्क। ये वो इसने मिसाल दी, अगर कोई स्कोप में चेंज आ जाती है क्लाइंट की तरफ से, या आपसे कोई मिस हो गया, या कोई भी बीच में कोई रिस्क अकर हो गया जिसने कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी या कोई टाइम लाइन चेंज कर दी, कोई एक्टिविटीज आपको डिस्टर्ब कर दी, तो उसको मीट करने के लिए आपके पास कुछ फंड होना चाहिए। ठीक है, तो मैं कहता है यार फंड पैसा किधर लग रहा है प्रोजेक्ट में, तो भाई जो आप एक्स्ट्रा टाइम लगा रहे हैं, रिसोर्सेज लगा रहे हैं, फटीक कर रहे हैं, ये जो बॉस है या आपका जो स्पॉन्सर है प्रोजेक्ट को जो फंड कर रहा है, या आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड है, वो उसका पैसा लग रहा होता है भाई। आपकी तनख्वाहें, आपका वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रिसोर्सेज, जो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, तो उस पर कॉस्ट ही लग रही होती है, तो वो रिजर्व फंड में। आप थोड़ा सा देखते हैं, डेफिनेशन की तरफ देखते हैं कि ये रिस्क किस किस तरह के होते हैं और क्या मतलब है। 3 तरह के रिस्क होते हैं, एक मार्केट ओरिएंटेड रिस्क है, एक फाइनेंशियल रिस्क है, और एक टेक्नोलॉजी रिस्क है। अब ये तीनों को समझना है कि किस किस तरह के रिस्क जो है वो इन कैटेगरीज के अंदर आ सकते हैं, कि मार्केट रिस्क एक अलग है, फाइनेंशियल रिस्क एक अलग है, और टेक्नोलॉजी रिस्क एक अलग है। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो R&D की टीम है, मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, आपकी R&D स्टैंड्स फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में, या एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, उसमें रिसर्च और डेवलपमेंट की एक सेक्शन या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर हाउस है, वो अपने प्रोडक्ट्स पे काम कर रहा है, तो वो जो R&D की जो सेक्शन या टीम है, वो लोग ये भी देखते हैं कि कौन सी ऐसी फ्यूचर में सेक्टर है
और प्रोडक्ट है उस पर काम करें, और किस में स्कोप ज़्यादा है, किस में कंपिटिटर कम है। तो ये मैं एक स्लाइड का जिक्र करना चाहूँगा, और आपको एक स्लाइड की तरफ एक डायरेक्शन लेके तरह चलाऊंगा कि कहाँ मैंने ये चीज़ थोड़ा सा डिस्कस भी किया इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसका इफेक्ट कैसे आ रहा होता है, कि कहाँ प्रोडक्ट सेलेक्ट की जाती है। अगर आपको याद हो कि हमने प्रोजेक्ट सिलेक्शन जब टेक्निक्स पढ़ी स्कोप मैनेजमेंट के अंदर, एक टॉपिक था कि आपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है अमंग वेरियस प्रोजेक्ट्स अवेलेबल। तो उसमें प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने से पहले एक पिरामिड, मैंने एक ट्रायंगल की एक डायग्राम थी, अगर आपको जहन में कुछ, या विजुअलाइजेशन फॉर्मेट में। माशाल्लाह स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर अभी अप्रोक्सीमेटली 26 स्टूडेंट्स आर देयर और लिसनिंग माय लेक्चर। तो विजुअल डेफिनेटली किसी न किसी को वो स्लाइड सर की आ रही होगी, जब मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दूंगा फिर मैं उसको रिलेट करूंगा कि क्या मतलब है कि प्रोडक्ट के हवाले से हो क्या। तो आपको सबसे पहले अपनी कंपनी की जो है स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बनानी पड़ती है, जिसको कंपनी स्ट्रेटेजी पॉलिसी कहते हैं, कंपनी की, सिर्फ आईटी की नहीं। फिर उसको मद्देनजर रखते हुए आपकी जो आईटी डिपार्टमेंट है उसके कुछ सीनियर एग्जीक्यूटिव लोग और कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव वो आईटी की एक स्ट्रेटेजी पॉलिसी बनाते हैं। आईटी की जो ओवरऑल आईटी डिपार्टमेंट है उसकी स्ट्रेटेजी, उसके एग्जीक्यूटिव पॉलिसी मेकिंग डिसीजन और किस तरह का प्रोडक्ट होगा। फिर उसको मद्देनजर रखते हुए फिर क्या होता है कि आप देखते हैं, आपके जो R&D टीम है, आप देखते हैं कि कौन कौन से टारगेट सेक्टर्स है। सेक्टर्स तो बेशुमार है, मतलब बिजनेस सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, डिफेंस है, हॉस्पिटल इंडस्ट्री है। आपने किस किस सेक्टर के लिए, एरिया के लिए काम करना। फिर उस एरिया को, अगर आप डोमेन को जब चूज करते हैं तो उसके देखते हैं फिर किस किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि हमने हॉस्पिटल इंडस्ट्री एक चूज की, हॉस्पिटल सेक्टर एक चूज किया। इंडस्ट्री अब तो इंडस्ट्री बन गई, पहले सेक्टर टर्म यूज था। अब जो एजुकेशन है और ये हॉस्पिटल है, ये इंडस्ट्रीज बन चुकी हैं। इट्स नॉट बिकम ए बिजनेस, इट्स नॉट नाउ बिकम के खिदमतें खल कर रहे हैं। और एजुकेशन में आपके जो भी तालीमी इदारे हैं जो भी है, वो पहले कुछ 15-20 साल पहले मकसद होता कि ठीक है, अर्निंग भी इनका मकसद होता था, बट जो कहना है फरोग तालीम इनका मेन एक मकसद, मेन मोटिव होता था कि हम उसको करें और खिदमत कर सकें जो हॉस्पिटल का भी होता। अब जो है ना वो कमाने पे ज़्यादा इंटरेस्ट है, और जो है ना बाकी चीज़ों पे जो ऑब्जेक्टिव्स है उन पे कम ध्यान है। तो अमंग हॉस्पिटल में कौन कौन से किस किस तरह की प्रोजेक्ट्स या किस किस तरह की एप्लीकेशन है, हम प्रोडक्ट की बात करते हैं। किसने कोई इस तरह की प्रोडक्ट कोई बनाई हुई है, कोई चीज़ बनाई, या हॉस्पिटल सेक्टर पे है उसकी कोई हेल्थ न्यूट्रिशन फाउंडेशन ऐप है। हॉस्पिटल का निज़ाम मैनेज करने के लिए बहुत बड़ा एक सेटअप एप्लीकेशन चाहिए होती है पूरे हॉस्पिटल को मैनेज करने के लिए। और आप देखते हैं कि अच्छे बड़े बड़े हॉस्पिटल के अंदर पूरा एक सिस्टमेटिक एक निज़ाम है, रिजर्वेशंस का है, अपॉइंटमेंट्स का भी एक सिस्टम है, पेमेंट्स का है, ये सारी चीज़ें। अब तो बल्कि कोविड के अंदर आपने देखा होगा वो कि डॉक्टर्स भी जो ऑनलाइन आके वहाँ पर पेशेंट को ट्रीट और कंसल्टेंसी और वो पेमेंट और ये सारी चीज़ें, वो भी एक प्रोजेक्ट हो सकता है। तो किसी इंडस्ट्री के लिए आप बना सकते हैं, डिजिटाइजेशन की तरफ सारे जाते हैं, इससे फाइनल प्रोजेक्ट्स के भी आइडियाज होते हैं। तो अमंग एक सेक्टर को चूज किया, उस सेक्टर के अंदर से देखा कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जिसकी कंपटीटर कम है, जिसमें मार्केट में ज्यादा एक ट्रेंड है कि अगर हम इस पे काम करें या इस पे हमें बेनिफिट है या हमें रिटर्न ज्यादा मिल सकता है, तो उसको आप उस प्रोजेक्ट को अमंग द वेरियस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और वो फिर उस पर रिसोर्सेज असाइन करते हैं। अगर आप कहें तो मैं आपको वो स्लाइड भी निकाल सकता हूँ, और वो स्लाइड या उसकी एक्सप्लेनेशन डेटो कॉपी होगी और आप पहुंच गए होंगे। तो बेसिकली मार्केट रिस्क में ये आप पहले से स्टडी करते हैं कि अगर हम किसी प्रोडक्ट पे उसकी रिसर्च के ओरिएंटेड पे काम शुरू कर रहे हैं, देख रहे हैं, और जो हम ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट। काइंडली जनाब, ये खलील साहब, ये घर की बातें घर जाके किया करें, माइक खोल के पूरे मोहल्ले की बातें ना ग्रुप को सुनाए, देखें लेक्चर सारा डिस्टर्ब हो जाता है। अब लेक्चर एक्सप्लेनेशन में कोई सुन रहा हो तो अब वो ये खराफात भी सुन लेगा, और मैंने जो आगे से वो कमेंट्स किए हैं वो भी सुन लगेगा, यार ये क्या है, ये क्या है। तो तमीज़ होनी चाहिए बच्चों में, और यूनिवर्सिटी लेवल स्टूडेंट्स में एक थोड़ा सा एथिक्स होनी चाहिए। कहते हैं ना, वो ख्वाजा आसिफ ने बड़ा मशहूर जुमला असम्बली में कहा था, कुछ एथिक्स होती है, कुछ हया होती है, कुछ शर्म होती है। तो वो यही बात है। तो खलील साहब ने पहले भी इस तरह की हरकत की हुई है, मुझे तो स्टूडेंट्स बोलते नहीं है। तो अक्सर वो माइक अनेबल करके ना वो गप्पे मार रहे होते हैं, या माइक अनेबल करके ज्वाइन करके वो कहीं भाग रहे होते हैं। ठीक है, और आपको याद है कि बीच में मैं स्टूडेंट्स को
कि चेक भी कर लेता हूँ कि अच्छा तरह हेलो हाय सारे करते जाने वन बाय वन। अब वो इंटरनेट इशू है, सॉरी सर, इंटरनेट इशू में गप्पे कहाँ से हो रही है तुम्हारी? अच्छा जी, तो मार्केट रिस्क में फिर ये देख रहे हैं कि जिस आप प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं या आपने प्रोडक्ट को चूज किया है जिस सेक्टर के अंदर से, उसको जब आप लॉन्च करेंगे, आप किसी क्लाइंट के लिए काम नहीं करें। प्रोडक्ट होता है कि आपकी अपनी एक खास एक पहचान बनती है उस ऑर्गेनाइजेशन कंपनी की, हमने इस चीज पे टेक्नोलॉजी पे ये प्रोडक्ट इस सेक्टर इस एरिया पे काम किया जिस पे कम लोगों ने काम किया, ये मार्केट की ट्रेंड है। ठीक है, अब लेट से अब देखते हैं कि मार्केट में जब इसको लॉन्च करेंगे तो हमारे कंपटीटर के पास इससे बेटर प्रोडक्ट तो नहीं है, उसकी प्राइसिंग, उसके फीचर्स, प्लस अवाम का रिस्पॉन्स सबसे इंपॉर्टेंट है, अवाम का रिस्पॉन्स। उसको एक्सेप्ट भी करेंगे, उसको कंपनीज ओन भी करेंगी, क्लाइंट्स हमें मिलेंगे। ये सारी ये रिस्क फैक्टर जो है ना, ये सारे पहले सोचा और कैलकुलेट किया जाता है, जुबानी कलामी नहीं होता। अब मैं प्रोडक्ट पे काम करके उसको डेवलप करके हम ऑर्गेनाइजेशन में उसको लॉन्च कर दें, मगर वो बाद में जाके फेलियर हो जाए, मार्केट में उसको रिस्पॉन्स ही ना मिले, क्लाइंट्स ही ना मिले, उसको हमने सर्च ही नहीं किया, इसके तो कंपटीटर्स ही बेशुमार है, कंपटीटर्स होते हैं जिन्होंने इस तरह की और भी काम किया। तो इसीलिए फाइनल प्रोजेक्ट में वो काम करें कि जो किसी ने काम ना किया हो, जिसने किसी चीज़ पे सोचा ना, जो मुनफरिद हो, यूनिक हो, या उस प्रोडक्ट के अंदर कोई खास ऐसे फीचर्स डालें जो कि कुछ नए हों, जिस पर कभी किसी ने सोचा ना हो। तो ये चीज़ होती है जो अट्रैक्ट करती है और वो चीज़ें लेके चलती है। तो मार्केट रिस्क देखा जाता है कि विल द न्यू प्रोडक्ट, ये कुछ क्वेश्चंस है, मैं मार्केट रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बता चुका हूँ कि किस तरह की अगर देखने पड़ते हैं और फिर आपको उसमें से बनाने पड़ते हैं कि क्या ये रिस्क इस तरह का हो सकता है। विल द न्यू प्रोडक्ट विल बी यूजफुल टू द ऑर्गेनाइजेशन, मार्केटेबल टू अदर्स। ये एक रिस्क फैक्टर हो सकता है जो जो जिसकी कैटेगरी है मार्केट, कि जो हम प्रोडक्ट जिस पे हम काम करें डेवलप करके मार्केट में जब लॉन्च करेंगे, क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई कस्टमर इसको यूज करेगा भी, क्या एक्सेप्ट भी करेगा, ये एक रिस्क है। उसको आपको सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि उसके लिए देख रहे हैं, सर्वे प्लान करना है, एनालिसिस करना है, फीडबैक लेना है, ट्रेंड देखना है और उसके लिए एफर्ट करनी है। विल द यूजर एक्सेप्ट एंड यूज अ प्रोडक्ट और सर्विस, क्या वो प्रोडक्ट एक्सेप्ट भी करेंगे, उसको यूज भी करेंगे। ठीक है, तो कुछ मार्केट से रिस्क। फिर फाइनेंशियल जब मैटर आ जाते हैं ना, तो फाइनेंशियल पैसे की बात आती है कि हम अगर इस पे इतना पैसा लगा रहे हैं, इस प्रोडक्ट पे इतना स्पेंड कर रहे हैं, क्या हमें ये रिटर्न भी देगा, क्या हमें बेनिफिट देगा। बाज़ औक़ात हमें टेंजिबल बेनिफिट होते हैं, बाज़ औक़ात हमें इनटेंजिबल बेनिफिट होते हैं। आगे प्रोजेक्ट सिलेक्शन टेक्निक्स में हम फाइनेंशियल कंसिडरेशन मेथड्स भी अप्लाई करते हैं। फाइनेंशियल कंसिडरेशन मेथड का मतलब है कि वी बिफोर एक्सेप्टिंग दैट प्रोजेक्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं रिस्क में, और ये भी देख सकते हैं कि यार इसमें हमें कितना टाइम फॉर कंप्लीट लगेगा, जो 4 पीस की बात होती है। और हमारे 4 पीस होते हैं, पीपल, प्रोसेस, प्रोडक्ट, प्रोजेक्ट होते हैं। और अगर बिजनेस साइड के 4 पीस देखा जाए बिफोर स्टार्टिंग एनी न्यू प्रोजेक्ट, वो भी 4 पीस पे काम करते हैं। उनका भी प्रोडक्ट होता है, प्लेस होती है, प्राइस होती है, प्रमोशन होती है। तो वो पहले एक बिजनेस प्लान बनाते हैं और देखते हैं कि कितना हमें कॉस्ट दरकार होगी, हमें कितना टाइम लगेगा इस अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, हमें कब जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट से हम गुजर जाएंगे, कितना अरसे के बाद, कितने अरसे के बाद हमें प्रॉफिट मिलना शुरू होगा, या इसमें रिस्क के चांसेस कितने हैं, कितने इसके स्वॉट एनालिसिस वो करते हैं। स्वॉट एनालिसिस का मतलब है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ठीक है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का मतलब हो गया प्रोज एंड कॉन्स। आपको सिर्फ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस पता है ना, तो जरा इस तरह भी किसी भी चीज का कंपैरिजन इस तरह किया करें। स्वॉट, SWOT, SWAT नहीं, वो स्वैट जो है ना, वो मूवी एक अमेरिकन है और उनकी एक एजेंसी है जो क्विक एक्शन करती है। तो स्वॉट एनालिसिस का मतलब है स्ट्रेंथ, वीकनेस। स्ट्रेंथ का मतलब हो गया एडवांटेजेस, वीकनेस का मतलब हो गया ड्रॉबैक, डिसएडवांटेजेस। अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटी का मतलब है कितने परसेंट चांसेस हैं सक्सेस के, या क्या अपॉर्चुनिटी। और थ्रेट का मतलब है रिस्क, क्या क्या रिस्क है, कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं, थ्रेट पे दिखा सकते हैं। ठीक है, मसलन कोई नई चीज है, उसमें अपॉर्चुनिटी तो है, किसी आप लॉन्च कर रहे हैं एक मुल्क के अंदर, एक रीजन के अंदर, एक एरिया के अंदर, उसमें इस तरह की चीज नहीं आई, मगर उसके चांसेस फिर क्या, उसके उसके चांसेस तो नजर आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज तो है, मगर थ्रेट्स क्या है, क्या पता उसका हमें फीडबैक मिल ना सके, क्या पता लोगों को ये क्लिक ना करे, क्या पता इसका उल्टा एडवर्स इफेक्ट हो जाए, क्या पता। तो क्या पता करने से पहले आपको सर्वे करना पड़ता है, फॉर्म के थ्रू वगैरह, या ऑनलाइन सर्वे, या कोई इस तरह के सर्वे के भाई उनके उनके इंटरेस्ट क्या है, उनको चाहिए नहीं चाहिए चीज, वो कितने उस नई प्रोडक्ट के लिए ख्वाहिशमंद है, ये सारी चीजें। तो फाइनेंशियल रिस्क में
करेंसी की बात आ जाती है, ठीक है, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात आ जाती है, कैन द ऑर्गेनाइजेशन अफोर्ड टू टेक दैट प्रोजेक्ट। बहुत ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें हैवी फाइनेंसेस रिक्वायर्ड होते हैं, तो मैन पावर तो होती है, बट बाज़ औक़ात उनको पैसा खुद से लगाना पड़ता है और हैवी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है प्रोडक्ट बनाने के लिए। प्रोजेक्ट तो एक छोटा प्रोडक्ट जब आप बनाते हैं और उसको पूरी दुनिया के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं, तो उसमें फिर कमी बेशी नहीं होनी चाहिए। इज़ द बेस्ट वे टू यूज़ द कंपनी फाइनेंशियल, इज़ दिस प्रोजेक्ट? तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका आंसर या जो इन कैटेगरीज के अंदर आ जाते हैं फाइनेंशियल कंसिडरेशन, फाइनेंशियल मेथड्स में। और क्या हम इस पे अगर पैसा लगाएंगे तो हमें रिटर्न भी मिलेगा? क्या हम ऑर्गेनाइजेशन जो है इस प्रोजेक्ट को अफोर्ड कर सकती नहीं कर सकती, ये हमें रिटर्न या लेके देगा कि नहीं लेके देगा? तो ये बड़ी बड़ी चीज़ें मैटर होती हैं। इसीलिए आपके जो पेरेंट्स हैं आपको अच्छा पढ़ाते हैं लिखाते हैं, वो एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे कर रहे हैं, ठीक है? फाइनेंशियल तो कर रहे हैं डेफिनेटली, और डेफिनेटली वो यही चाहते हैं कि हमें चले, हम वो वालिदैन तो गुजारा फिर भी कुछ ना कुछ कर रहे थे रोटी सोखी खा के, वो कहते हैं कि ये बच्चा अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, मुस्तकबिल में आने के लिए वो उनको अफोर्ड कर सके, वो घर को संभाल सके। तो फाइनेंशियल जो इन्वेस्टमेंट भी वो करते हैं पेरेंट्स, तो वो चाहते हैं कि वो अपनी उसको सपोर्ट कर सके। फिर टेक्नोलॉजी रिस्क सबसे इंपॉर्टेंट, टेक्नोलॉजी रिस्क। टेक्नोलॉजी रिस्क कैटेगरी है ये, इसके अंदर बहुत सारे, मैं फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि ये किस कैटेगरी के अंदर आ सकते हैं। मतलब स्कोप अनक्लियर है, जो प्रोजेक्ट का जो मेजर काम है वो अनक्लियर है, मतलब ये रिस्क है कि स्कोप, डज द स्कोप इज क्लियर या अंडरस्टैंडेबल टू द टीम, ये टेक्नोलॉजी रिस्क है। टाइम पे काम कंप्लीट करना, कॉस्ट जो है वो ओवर बजटेड ना हो जाए, हमारा प्रोजेक्ट अंडर बजटेड ना हो जाए, डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट ऑन टाइम नहीं है, फिर टेक्नोलॉजी जो हम चूज करें वो रियलिस्टिक है, रिलायबल है, ये सारे। तो जो और प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है वो चीज़ें आ जाती है, वो टेक्नोलॉजी रिस्क की कैटेगरी के अंदर आ जाती है, ठीक है। मार्केट रिस्क एक अलग है, वो प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्रोडक्ट जब लॉन्च करना है, उसका फीडबैक, उसका यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी पॉइंट से। फाइनेंशियल रिस्क जो कैटेगरी है कि रिस्क एक किस कैटेगरी के अंडर आता है, तो वो फाइनेंशियल मैसेज, वो रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आती है। तो जितने भी प्रोजेक्ट के जो टेक्निकल इश्यूज हैं और वो प्रोडक्ट से रिलेटेड, अब वो कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। मैंने कुछ 4-5 पॉइंट्स बताए हैं रिस्क के कि वो टेक्नोलॉजी रिस्क के अंदर आ जाते हैं। ओके जी, अब थोड़ी सी हम चीजें देखते हैं कि किस तरह के जो रिस्क हैं, रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। मसलन अभी हमने डिस्कस कर रहे हैं आइडेंटिफिकेशन में रिस्क को आइडेंटिफाई करना, ये कुछ टेक्निक्स बताई हुई है कि रिस्क को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग, अगर मैंने आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ाई है तो रिक्वायरमेंट्स को कैप्चर करना या रिक्वायरमेंट्स की एक्वायर करना, हासिल करना, उसकी एक टेक्निक है दैट इज कॉल्ड एज ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक क्या कहती है कि आपने अगर कोई चीज डिस्कस करनी है अपने टीम मेंबर के साथ, आप उस पर डिस्कस करें, सब मिल बैठ के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू आइडियाज दें, और एट द एंड ऑफ द ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, जो सेशन को कमांड कर रहा है, हेड कर रहा है, वो एट द एंड उसको कंक्लूड करेगा। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन टेक्निक्स लगा के जो भी टीम मेंबर्स हैं वो आपस में डिस्कस करके, कोई कुछ बता रहा होगा, कोई कोई रिस्क बता रहा होगा, फिर उस पर हर एक रिस्क पे डिस्कशन हो रही होगी कि यार ये हो सकता है, नहीं हो सकता, ये वाकई इसमें रिस्क है या नहीं है। प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट नहीं हुआ, प्रोजेक्ट सेलेक्ट भी नहीं किया, लेट्स से आप डिस्कस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू सम प्रोजेक्ट की, यार इसमें रिस्क क्या हो सकते हैं, इसमें क्या फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग एक टेक्निक है जिसको अप्लाई करके जो है वो रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाता है, सिर्फ हाईलाइट किया जाता है कि यार डिस्कस करके, फिर इंटरव्यू करके किया जाता है, इंटरव्यूइंग करके जो टेक्निकल जो एक्सपर्ट है उनके साथ, जो रिस्क के एक्सपर्ट है, जो रिस्क को कैलकुलेट कर सकते हैं, रिस्क की एनालिसिस अच्छी कर सकते हैं, तो उनकी भी एक्सपर्टीज लेते हैं। लोग रिस्क मैनेजमेंट में स्पेशलाइजेशन और पीएचडीज या मास्टर्स या बाहर अब्रॉड से जाके करके आते हैं, ठीक है। तो अगर आप अच्छी और भी डिफरेंट यूनिवर्सिटी में जाएं तो लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एमएस करा रहे हैं, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ करा रही है। आई नो के केस, अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइड पे जाते हैं, फिर उसमें जब आप एमएस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें आपको सॉफ्टवेयर के भी कुछ कोर्स पढ़ाते हैं, फिर आपको टाइम मैनेजमेंट और ये रिस्क मैनेजमेंट और फिर इस तरह इंफॉर्मेशन सिस्टम के सब्जेक्ट्स और क्वालिटी एश्योरेंस और सॉफ्टवेयर एडवांस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें पढ़ाई भी जाती है उसके एमएस के अंदर। तो जो जिसका जिस तरफ टर्न है फिर,
तो स्वॉट एनालिसिस देखें आ गया, स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो स्वॉट एनालिसिस करके भी जो है आप इसको जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये थोड़ा सा उन्होंने हर नॉलेज एरिया के हवाले से थोड़ा सा बताया और उसमें क्या क्या कंडीशन या कंसिडरेशन हो सकती है वो थोड़ा जिक्र किया। फॉर एग्जांपल अगर इंटीग्रेशन है, अगर आपको याद हो कि इंटीग्रेशन में हम सबसे पहले जो है प्रोजेक्ट का प्लान बनाते हैं। अगर आपको याद हो सबसे पहले हमने जो इंट्रोडक्शन के चैप्टर पढ़ने, हमने 7 नॉलेज एरियाज पढ़े हैं, 7वां नॉलेज एरिया है, और इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक चैप्टर पढ़ा था, और उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉन्टेक्स्ट एंड प्रोसेसेस वो चीज़ें देखी थी। तो हमने तकरीबन टोटल 9 चैप्टर्स अभी तक पढ़े हैं, और जिसमें 7 नॉलेज एरियाज हमने कंप्लीट कर लिया। इंटीग्रेशन पढ़ लिया हमने, स्कोप मैनेजमेंट पढ़ लिया, टाइम मैनेजमेंट पढ़ लिया, कॉस्ट मैनेजमेंट पढ़ लिया, क्वालिटी मैनेजमेंट पढ़ लिया, कम्युनिकेशन पढ़ लिया, रिस्क आज हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो एचआर और प्रोक्योरमेंट रहता है, वो जो है डिपेंडिंग अपॉन हमारे पास अगर थोड़ा सा टाइम अगर हो या एक्स्ट्रा तो वो हम उसको भी देख सकते हैं, बट इन दिस सेमेस्टर इट्स नॉट पॉसिबल एट दिस मोमेंट। तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या है, जस्ट अ मिनट, सी द जी, आपकी जो जीआर है वो भी गायब हो जाती है, फिर वो कहेंगे मेरा इंटरनेट का मसला है। और वो वादियों में अगर अपना इलाकों में बैठी हुई हैं तो लेक्चर तो उन्होंने फिर अटेंड करना है और देखना है और गौर करना है, तो ये बड़ा मसला है। ठीक है, अच्छा जी, उसने कुछ नॉलेज एरिया बताए और उसने बताया कि क्या पोटेंशियल रिस्क और हर नॉलेज एरिया के अंदर से क्या कुछ रिस्क हो सकते हैं, थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश की। इंटीग्रेशन मैनेजमेंट में आपको बताता चलूँगी, इंटीग्रेशन में हमने याद हो कि प्रोजेक्ट प्लान डेवलपमेंट, प्लान एग्जीक्यूशन और इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल, 3 प्रोसेसेस देखे इस इंटीग्रेशन मैनेजमेंट में। और अगर आपको याद हो कि इसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट भी बनाया जाता है जिसको बोला जाता है प्रोजेक्ट प्लान, जिसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लान भी बोला जाता है, जिसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान भी बोला जाता है। तो इसमें इस नॉलेज एरिया से रिलेटेड क्या क्या कुछ रिस्क फैक्टर या रिस्क कंडीशंस या रिस्क की चीज़ें आइडेंटिफाई बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इनएडिक्वेट प्लानिंग, प्लानिंग ही सही नहीं की, मसलन आपने ओवरऑल जो प्लानिंग है, या पुअर रिसोर्स एलोकेशन, किसको क्या चीज़ एलोकेट करनी थी स्टार्ट में जब हम प्लानिंग कर रहे थे वही हमने सही नहीं की। पुअर इंटीग्रेशन मैनेजमेंट, किससे क्या डाटा लेना है, किस नॉलेज एरिया को क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, किससे क्या इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है, किसको क्या प्रोवाइड करना है, वो चीज़ें नहीं कर सके थे। स्कोप मैनेजमेंट में हमने पूरा डेफिनेशन ऑफ स्कोप, वर्क पैकेज, वर्क विदाउट स्ट्रक्चर बनाया था, हम स्कोप को डिफाइन नहीं कर सके प्रॉपरली, एक्सप्लेनेशन वगैरह नहीं कर सके। फिर उसके वर्क विदाउट स्ट्रक्चर हमने प्रॉपर नहीं बनाया। इनएडिक्वेट स्कोप कंट्रोल, जो भी इसके जो नॉलेज एरियाज के अंदर प्रोसेसेस थे उसके अंदर से कुछ चीज़ें निकाली जा सकती हैं। स्कोप को कंट्रोल करने की हमारे पास कोई टेक्निक्स होती हैं कि कैसे स्कोप को कंट्रोल किया है। स्कोप का मतलब है कि व्हाट वर्क शुड बी इंक्लूड इन द प्रोजेक्ट। अगर आपसे स्कोप ही कंट्रोल नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि आपने प्लानिंग अच्छी नहीं की और आपने स्कोप को आइडेंटिफाई सही नहीं किया, स्कोप को डिफाइन भी सही नहीं कर रहे, स्कोप बार बार चेंज हो रहा है। तो स्कोप क्रीपिंग एक टर्म पड़ी थी, स्कोप चेंज होता है मगर आस्ता आस्ता थोड़ा थोड़ा सा होता है, ये नहीं कि हर वक्त स्कोप ही चेंज हो रहा प्रोजेक्ट के अंदर। इट मीन्स कि आपका इनएडिक्वेट इनकम्प्लीट स्कोप डेफिनेशन है और इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट्स है, और ये सारी चीज़ें टाइम के हवाले से है कि पूर अवेलेबिलिटी है, पूर एलोकेशन है, एस्टिमेशन, टाइम की एस्टिमेशन ठीक नहीं की हुई, टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी वो नहीं की हुई, तो सारी चीज़ें होंगी। फिर एस्टिमेशन ऑफ एरर आ जाते हैं कि एक एक्टिविटी में कितना बजट अगर रिक्वायर्ड है वो चीज़ें नहीं की, रिजर्व नहीं रखा हुआ, और कंटीजेंसी कंट्रोल, फॉल बैक या बैकअप प्लान्स नहीं रखे हुए, कैसे इसको करना है सारी। फिर क्वालिटी के हवाले से कुछ और इश्यूज आ सकते हैं, क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स के हवाले से क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज़ अगर आपको याद हो, 3 सब प्रोसेस आते हैं, क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी कंट्रोल के लिए अगर आपको याद हो टेक्निक्स हमने पढ़ी थी, परीतो एनालिसिस, 80-20% रूल था, 20-80% रूल नहीं था। 80% जो प्रॉब्लम अकर हो रहे थे वो 20% ऑफ द फ्यू वाइटल कंट्रीब्यूटर या फ्यू 20% का जो पसूड़ी मेकर, जिसको पंजाबी कहते हैं पसूड़ी मेकर या प्रॉब्लम मेकर, ऐसे फैक्टर्स होते हैं या पॉइंट्स होते हैं, उनको रिमूव करना होता है। तो 80-20% रूल पढ़ा था हमने, याद हो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग पढ़ी थी, स्टैंडर्ड डिविएशन, और हमने क्वालिटी कंट्रोल चार्ट्स जो बताते हैं कि हमारा जो भी प्रोसेस है, उस जो फेज चल रहा है वो प्रोसेस इन कंट्रोल है या आउट ऑफ कंट्रोल है, उसके एक्शंस क्या है। तो एचआर के अंदर आ सकते हैं, एचआर के अंदर डेफिनेटली जो आपके टीम मेंबर्स हैं इनको
इनके रिसोर्सेज को, इनकी टास्क को मैनेज करना होता है। तो इसमें एब्सेंस ऑफ लीडरशिप सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि एचआर के अंदर अगर वो लीडर ही, जो मैनेजर जो है या टीम लीडर जो है वो ही उसके अंदर लीडरशिप और वो क्वालिटी अगर नहीं है तो वो सारा पे प्रॉब्लम नहीं करेगा। कम्युनिकेशन में केयरलेसनेस इन प्लानिंग और कम्युनिकेशन और लैक ऑफ कम्युनिकेशन और इसी तरह के आपके रिस्क आ सकते हैं। रिस्क में क्या है? इग्नोरिंग रिस्क, जानते बूझते हुए कोई रिस्क अगर आप कर सकते थे कि ये रिस्क हो सकता है। अभी तो आप अभी सिर्फ देखना है कि रिस्क का मतलब क्या है। अभी क्या पढ़ा आपने? अभी ये पढ़ा कि रिस्क का मतलब क्या है और रिस्क की कैटेगरी क्या क्या है, फिर क्या क्या रिस्क अभी आप थोड़े से देख रहे हैं कि किस किस तरीके से रिस्क हो सकते हैं। फिर अभी आपने ये देखना है कि कैसे आइडेंटिफाई, कैसे मिटिगेशन करते हैं, कैसे उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। वो एक एग्जांपल आपको एड कराऊंगा। तो इग्नोरिंग रिस्क सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जानते बूझते हुए कि यार ये रिस्क हो सकता है मगर हमने इसको कंसिडर ही नहीं किया, लिखा भी नहीं। लिखना नहीं होता, लिख के उसको देखना भी होता है, मॉनिटर भी करना होता है कि कहीं ये रिस्क अकर तो नहीं हो गया। एक टेक्निक अभी आप देखेंगे, ये टॉप 10 रिस्क आइटम टेक्निक आ रही है, ठीक है। तो टेक्निक ये बताएगी कि कौन से टॉप 10 है, 10 से ऊपर भी रिस्क जा रहे हैं तो वो कंटिन्यू करेंगे लिस्ट, मगर आपने एक प्रायोरिटी वाइज लिस्ट बनानी है कि टॉप 10 कौन से है। अब आपने नंबर 1 2 पे आपने फोकस किया है, वो प्रोजेक्ट के दौरान आपने ये भी मॉनिटर करना है कि ये जो 10 है सिर्फ 1 2 नहीं, ये कहीं रिस्क अकर तो नहीं हो गए। तो शुरू वाले आपने रिस्क ध्यान दिया कि ये अकर तो नहीं हो रहे, उसके लिए आप कारफुल काम करें, वो तो रिस्क अकर नहीं हो रहे, मगर नीचे वाले जो है वो उनकी इंडेक्सिंग, उसकी पोजीशनिंग, उसकी प्रायोरिटी वो बढ़ गई और वो थ्रेटनिंग फैक्टर बन गए। तो ये बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। इग्नोरिंग रिस्क, वो कहते हैं ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अनक्लियर असाइनमेंट ऑफ रिस्क मीन्स के रिस्क को फिर हमने ये भी करना होता है कि रिस्क की प्रायोरिटी क्या चल रही है, कौन सा रिस्क अब नंबर 1 पे है, फिर उसके बाद किसकी प्रायोरिटी है, ठीक है। और रिस्क की टैकल भी प्रॉपर ना किया हो तो वो भी सारे थ्रेटनिंग रिक्वायरमेंट में आ जाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट वगैरह की चीज़ें आ जाती हैं, जो भी प्रोजेक्ट के उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी आप लेन देन करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, कागजी कार्रवाई करते हैं, सेल परचेज कर रहे होते हैं, सारी चीज़ें, और वो सारी प्रोक्योरमेंट के अंदर सेक्शन के अंदर आती है। तो ये प्योरली जो प्रोक्योरमेंट है वो प्योरली जो है वो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंटरेस्टेड वन है, ठीक है। तो एचआर तो चलो थोड़ा इंटरेस्टिंग आ सकता है कि तभी आप कहते हैं कि कंप्यूटर साइंस के अंदर आस्ता आस्ता मार्केटिंग के और अकाउंटिंग के और एचआर के, मैनेजमेंट के, बेसिक मैनेजमेंट के कोर्सेज भी हों ताकि लोग एक दूसरे अपने आप को मैनेज कर सकें। एक प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज करना है, क्या क्या पर्सनैलिटी होनी चाहिए, क्या स्किल्स होनी चाहिए, ये चीज़ें भी कोर्सेज हो इन सीएस के साथ साथ। और लेटेस्ट आजकल कोर्सेज रिवाइज होते हैं, जीसी करती है तो वो आस्ता आस्ता गाइड भी कर रही है किस तरह करके। तो ये थ्योरेटिकल उसने कुछ थोड़े से रिस्क दिखे। अच्छा जी, अभी हम लेक्चर का सेशन एंड करते हैं और इंशाल्लाह दूसरा सेशन मैं स्टार्ट करता हूँ। ये थोड़ा सा एक्सटेंड कर चुके हैं इसको, और ये लेक्चर जब एंड हो जाएगा तो इंशाल्लाह दूसरा सेशन हम जूम का जो है मेरे ख्याल से 1 हमने 2 मिनट में माइक ऑफ कर दूं अपना। हाँ जी, कर देंगे। ठीक है जी, हो गया जी। क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस हम देख रहे थे। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज पे जाके ना, जो मीटिंग की प्रॉपर्टीज पे जाए वहां पर वो जो एनोटेट का एक ऑप्शन होता है वो डिसेबल कर दे। एनोटेट का मतलब है कोई भी फिर आके राइटिंग नहीं कर सकता, एडिट नहीं कर सकता। प्रॉपर्टीज में जाएं और मीटिंग सेटिंग्स में जाएं और ये नीचे आए। हाँ बस ठीक है, एनोटेट डिसेबल ही है आप, ठीक है। एनोटेट का मतलब होता है कोई कंटेंट कोई शेयर ना करे, कोई एडिट ना करे, कोई इस तरह मस्ती ना करे। बाज़ का रह जाता ना, और कुछ शरारती स्टूडेंट ऐसे होते हैं फिर जाके ना वो हरकतें शुरू कर देते हैं, सर्कल बना दिया, लाइन बना दी, उनके नाम भी आ जाते हैं मगर वो समझते हैं कि हम बच जाएंगे, ऐसे नहीं होता। ओके जी स्टार्ट करें जी जनाब लेक्चर। कासिम, क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस देख रहे हैं, और सबसे पहले क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में थोड़ा सा फ़र्क देख लें और क्या चीज़ है। और क्वांटिटेटिव में कुछ हम न्यूमेरिकल या कुछ एम्पेरिकल एविडेंस को नोट करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उसकी बेस पर डिसीजन करते हैं। जबकि क्वालिटेटिव बेसिकली सिर्फ हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं कि
ये रिस्क का हाई फैक्टर है, इम्पैक्ट लो है, हाई है, किस तरह है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको थोड़ा सा पहले भी वैल्यूएशन के हवाले से या किसी चीज़ में पढ़ाई थी। अब क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस में क्या चीज़ देखी जाती है? assess the likelihood and impact of identifier risk to determine their magnitude and probability। ये पहला पॉइंट क्या है? ये कहता है assess the likelihood। likelihood का मतलब कितने परसेंट occurrence के चांसेस है। likelihood का मतलब होता है occurrence के चांस या possibility के चांस या probability कितने परसेंट है। तो इसमें ये चीज देखी जाती है कि कितने परसेंट probability है कि ये रिस्क अकर होगा। अब इसका जो आइडिया है वो एक्सपर्ट्स लगा सकते हैं, जो आपके सॉफ्टवेयर हाउसेज में एक्सपर्ट हैं, जो मैनेजमेंट पोजीशन में बैठे हुए हैं, या अगर रिस्क के लिए, रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए, रिस्क को टैकल करने के लिए आपने रिस्क के एक्सपर्ट्स हायर किए हुए हैं। अगर आपको याद हो, एक मॉडल था जिस मॉडल को कहते हैं स्पाइरल मॉडल। तो स्पाइरल मॉडल एक ऐसा वाइड प्रोसेस मॉडल था जिसमें रिस्क मैनेजमेंट जो है एक फेज का नाम आता है, ठीक है। रब पे भी आप रिस्क को टैकल करते हैं, ये तो नहीं कि रब में नहीं कर सकते, वो तो हर चीज को देखते हैं, रब इज बेस्ट। बट किसी और मॉडल में डायरेक्टली कोड करके किसी फेज को नहीं कहा गया। जिस तरह रैड था, उसमें पहली फेज होती है बिजनेस मॉडलिंग, फिर डाटा मॉडलिंग, फिर प्रोसेस मॉडलिंग। इस तरह स्पाइरल मॉडल एक फेज थी। अगर आपको याद हो, स्पाइरल मॉडल की 6 फेजेस है, और पहली फेज होती है कस्टमर कम्युनिकेशन, सेकंड है प्लानिंग, थर्ड है रिस्क एनालिसिस, फिर है फोर्थ है इंजीनियरिंग एंड डिजाइन, फिफ्थ है इम्प्लीमेंटेशन, एंड सिक्स्थ है एवेल्युएशन विद द यूजर, एवेल्युएट करना। फिर वो साइकिल दोबारा शुरू होता है, फिर आप मीटिंग करते हैं विद द कस्टमर, फिर प्लानिंग करते हैं, फिर रिस्क एनालिसिस करते हैं। तो रिस्क एनालिसिस वो चीज, तो एक्सपर्ट्स की जो राय होती है वो रिस्क को जज करने के लिए भी की जा सकती है, और उसमें फिर देखा जाता है कि कितने परसेंट पॉसिबिलिटी। अब ये जो पहली जो पॉइंट है, इसमें सिर्फ ये चीज देखी जाती है कि कितने परसेंट इसकी प्रोबेबिलिटी है, मतलब 0 से लेके 100 तक, आप 10 है, 50 है, 60, 70% है, कितने परसेंट इसके अकरेंस के चांसेस है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये देखें कि डेडलाइन जो मीट करना, ये नहीं कि फाइनल प्रोडक्ट, अब जो पूरा प्रोजेक्ट होता है वो डिफरेंट फेजेस में, और हर फेज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट माइलस्टोन्स भी होते हैं, ठीक है। हर फेज के अंदर आपने कुछ कुछ माइलस्टोन्स भी रखे होते हैं, उस फेज के माइलस्टोन भी होते हैं, और कुछ सर्टन भी सब माइलस्टोन्स आपने रखे होते हैं। तो वो डेडलाइन को, हर माइलस्टोन को अचीव करना, इट्स एन तरीका चैलेंज भी होता है। तो ये ऐसा रिस्क है जिसके अकरेंस के चांसेस बार बार हो सकते हैं, और वो जो रिस्क है वो आप कैसे भी इसके देखते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेंड क्या है। मसलन आपके आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसी रूल्स कैसे हैं, आपके लोग काम करने का तरीका कार कैसे, कितने प्रोफेशनल है। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में बड़े चेक एंड बैलेंसेस हैं, बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, और वो आपको वर्किंग एनवायरनमेंट से आपको आइडिया होता है कि हाँ जी रिस्क के चांसेस फिर कम हो सकते। मगर जहाँ पर रिस्क हालात ही कोई ना हो, जिस तरह क्लासेस में स्टूडेंट आते नहीं थे और अभी भी ट्रेंड कम ही आता है, तो आप देख लें कि ये आपके स्टूडेंट की स्ट्रेंथ 25, 26, 27, हालांकि 40+ स्ट्रेंथ है। तो जिन्होंने पढ़ना है उन्होंने पढ़ना है, जिन्होंने नहीं पढ़ना उन्होंने नहीं पढ़ना। तो आपकी क्लास की कम से कम जो स्ट्रेंथ है वो 38, 39 आती। 2-3 को रिपीटर होंगे, जो कोई कोर्स पढ़ रहे होंगे, वो भी अपने आप को जाहिर नहीं करेंगे तो पढ़ेंगे। मैंने तो पूरा कोर्स पढ़ा है, मैंने तो पूरे प्रोजेक्ट आर्टिफिट करे हैं, सबको उसी तरह वैल्यूएट होगा। मेरा कोई अलग से पेपर नहीं होगा, ना मेरे पास टाइम है। मैंने नेक्स्ट वीक में भी कुछ काम कराने हैं, असाइनमेंट, टास्क, चीज़ें करानी है, और मैं मसरूफ हूँ, और फाइनल प्रोजेक्ट्स करवा रहा हूँ, यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट्स करा रहा हूँ। बल्कि मेरी अभी HOD से बात डॉक्टर सईदुल्लाह साहब से हो रही थी, तो नेक्स्ट वीक उन्होंने बुलाया, वो हमने एक्रेडिटेशन के हवाले से चीज़ें करनी है। जाहिर बात है उनकी हेल्प आउट थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करने में मुझे एक अच्छा भी लगेगा, और उन्होंने बुलाया भी है। और हमने जो स्पेशलाइजेशन का, आपको पता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी स्पेशलाइजेशन हमने प्रोग्राम एक स्टार्ट किया है, उसके हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन और वर्किंग करनी है नए सेमेस्टर के लिए। तो हालांकि मेरी नेक्स्ट वीक कुछ क्लासेस जाएंगी, बट आई विल स्पेंड माय टाइम विद लव टू विद HOD, और उनके साथ जो है ना डिस्कस करना थोड़ा सा काम हो, तो मसरूफियत है। ओके जी। फिर हम देखते हैं कि इसमें ये जो होती है रिस्क की क्वांटिफाई करने की, ये टेक्निक्स यूज की जाती हैं, और डिफरेंट, अब जाहिर बात है इनको सिंपल आप जो है ना वर्ड में बना सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट एडिटर में बना सकते हैं। पहली जो टेक्निक है प्रोबेबिलिटी इम्पैक्ट मैट्रिक्स, ये अगर आप नंबर 1 देखें तो ये बताया जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी कितने परसेंट चांसेस है। यानी जो रिस्क का एक पैटर्न लिखेंगे उसमें एक सेक्शन हेडिंग एट्रीब्यूट प्रोबेबिलिटी भी होगा। प्रोबेबिलिटी का मतलब है आपने परसेंटेज में बताना है, जो एक्सपर्ट है वो बता सकते हैं कि 70% है, 60% है। फिर इसका एक चीज होगा इम्पैक्ट।
इम्पैक्ट होता है इसका असर, इसके कॉन्सिक्वेंसेज, इसका इम्पैक्ट क्या है, क्या वेरी लो इम्पैक्ट है या हाई इम्पैक्ट है या लो इम्पैक्ट है। ठीक है, लो इम्पैक्ट है, वेरी लो, आपने जिस तरह भी उसको कैटेगराइज किया हुआ है, अगर आपने सिर्फ इस तरह किया हुआ है कि लो इम्पैक्ट है या हाई इम्पैक्ट है तो ठीक है। अगर आपने थोड़ा सा इसको और क्लासीफाई बेहतर करके किया हुआ है, क्वांटिफाई करके, फॉर एग्जांपल वेरी लो, अगर आपने कुछ 0 से 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो वेरी लो है, और या 0 से 1 से 2 दिया है तो वेरी लो है, और 3 से 4 दिया है, 3 दिया हुआ है तो लो है, और 5 से 6 है लो है, और हाई अगर दिया 7 से 8 है वेरी हाई है, 9 10। तो अगर आपने पॉइंट्स में क्लासीफाई किया है और अगर उसको वो जो एक्सपर्ट जो है वो पॉइंट्स से क्लासीफाई कर रहा है कि उसका असर कितना होगा। फॉर एग्जांपल आप देखें कि कुछ ऐसे रिस्क हो सकते हैं कि जिसका प्रोबेबिलिटी के चांसेस ज्यादा हो और उसका इम्पैक्ट भी ज्यादा हो सकता है। कुछ ऐसे हो सकते हैं कि जिसका प्रोबेबिलिटी के अकरेंस के चांस कम हो मगर उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हाई हो सकता है। फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी रियलिस्टिक और रिलायबल, इसका जो अकरेंस के चांसेस है, ये टेक्नोलॉजी रिलायबल हम कहते हैं कि जी 20% है या 10%, 15%, 20% है, क्योंकि ये कोई भी ऐसा नहीं है कि इतना बेवकूफ़ के टेक्नोलॉजी को पहले स्टडी ना करें कि हम कौन से टूल को यूज़ करें और किसके अंदर क्या करें, मगर इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, अकरेंस के चांस कम होंगे कि भाई टेक्नोलॉजी रियलिस्टिक रिलायबल ही ना हो जिस पे हम काम कर रहे हो। ठीक है, तो वो थोड़ा सा बंदा सोच समझ के करता है, मगर अगर जब वो प्रॉब्लम अगर आना शुरू हो जाएगा, रिस्क अगर होगा, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो उसका कॉन्सिक्वेंसेस उसके बड़े असर अंदाज हो सकते हैं। तो ये वही बात है जिस तरह फुल एड्रेस यूज केस में हम कहते थे कि लॉगिन की जो प्रायोरिटी है वो प्रायोरिटी बड़ी हाई है क्योंकि वो सेंसिटिव फीचर है और उसमें क्रिटिकल इंफॉर्मेशन डील हो रही है। जो भी अपडेट फीचर्स है, जो ऐड के है, जो रिपोर्ट्स कैलकुलेशन है, चेंज पासवर्ड ऑथेंटिकेट, ये सारी चीज़ें हाई प्रायोरिटी बेस्ड है। मगर ये लाजमी नहीं है कि हर हाई प्रायोरिटी जो रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल फंक्शनल फीचर है उसको हम यूज केस बनाते हैं, उसकी जो फ्रीक्वेंसी इन यूज जो है वो भी हाई हो, ये नहीं होता। ठीक है, लॉगिन तो बार बार तो नहीं यूज करते, लॉगिन तो उसकी अकरेंस जो है वो कम कम होती है। ये तो नहीं कि हम हर वक्त लॉगिन करें फिर लॉग आउट करें फिर लॉगिन करें लॉग। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट शौकीन है जो लॉगिन थोड़ी देर होते हैं फिर 5-10 मिनट में लॉग आउट हो जाते हैं और एंड में कहते हैं हमारा तो नेट का इशू था भाई। तो नेट का इशू है तो पूरे सेमेस्टर में ये काम आप करते रहे, आपके पास कोई मुतबादिल नहीं। अगर घर का वाईफाई वगैरह नहीं चल रहा, आप मोबाइल डाटा से करें, मोबाइल डाटा नहीं चल रहा तो आपके पास कोई और सोर्स ऑफ मीन कोई होना चाहिए, तो करें ना। तो ये एक आध दफा तो बहाना चल जाता है, पूरे सेमेस्टर कोई बहाना लेकर नहीं चला सकता। ठीक है, तो इसका ये देखा जाएगा प्रोबेबिलिटी और उसके इम्पैक्ट क्या है। फिर प्रायोरिटी को भी नोट किया जाता है, मगर जब हम उसकी प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट को देख रहे होते हैं तो फिर प्रायोरिटी को नोट किया जा सकता है कि यार किस प्रायोरिटी का है। मगर इससे एक और चीज़ है, सेकंड जो टेक्निक है वो यूज़ की जाती है टॉप 10 रिस्क आइटम ट्रैकिंग टेक्निक। ट्रैकिंग का मतलब है उसको ट्रैक कर रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ आपने लिख दिया कि ये 10 रिस्क हैं नंबर 1 से लेकर 10, बस इसको देख, हमने ट्रैकिंग भी करनी है। इसका मैं मतलब समझाऊंगा क्योंकि स्लाइड्स आगे आ रही है, मगर चीज़ मैं अभी इसमें समझा के जाऊंगा। ट्रैकिंग का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपने ये 3 रिस्क लिखे, नंबर 1 2 3, और आपने इंडेक्सिंग पोजीशन भी दे दी कि नंबर 1 जो है वो उसकी इंडेक्सिंग पोजीशन सबसे हाई प्रोबेबिलिटी का, जिसके अकरेंस सबसे ज़्यादा हो वो आपने ऊपर टॉप पे रखी है। जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हाई होती है कि जिसके अकरेंस के चांसेस ज़्यादा हो रहे होते हैं उसको आप नंबर 1 पे रखते हैं। फिर नंबर 2 जिसके अकरेंस के उसके बाद है, उसके इम्पैक्ट किसका कम है, लो है, वो एक अलग चीज़ है। मगर जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है उसको टॉप 10 जो रिस्क आइटम, जो टेक्निक एक है रिस्क को क्वांटिफाई, क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस, जब हम रिस्क को एनालिसिस कर रहे हैं, देख रहे, एक्सप्लोर कर रहे हैं कि यार ये किस तरह के कैटेगरी का रिस्क है, इसमें क्या चांसेस है, सारी चीज़ें हमने अभी रिस्क को डेफिनेशन पढ़ ली, कैटेगराइजेशन ऑफ रिस्क देख लिया कि किस तरह की रिस्क की कैटेगराइजेशन है। रिस्क को आइडेंटिफाई, इंटरव्यू, क्वेश्चन से तो इंटरव्यू से, स्वॉट एनालिसिस, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से करते हैं। फिर हम रिस्क को एनालाइज कर रहे हैं, जरा जज कर रहे हैं कि रिस्क के अंदर जो हमने फिर और जो चीज़ें नोट करने वाली होती है वो किस किस तरह की होती है। और फिर आखिर में हम इसका एक एग्जाम्पल टेम्पलेट देख, वो इस लेक्चर में खुद लिखवाऊंगा, खुद करूँगा। अच्छा, वो क्या है कि पहले तो एक ये भी कोई फैक्टर नोट करने होते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, रिस्क आईडी होती है, रिस्क नेम है, जिस तरह आपको याद हो यूज केस आईडी, यूज केस नेम होता है, रिस्क को डिस्क्राइब करते हैं।
ठीक है। इसी तरह रिस्क की भी प्रिपरेशन, किसने रिस्क को आइडेंटिफाई प्रिपेयर किया, कब ये कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें उसी तरह होती हैं। ये रब ने नहीं बनाया हुआ, मगर एक जनरली इस तरह होता है। और फिर ये भी चीज़ देखी जाती है कि रिस्क की कैटेगरी क्या है, फिर रिस्क का प्रोबेबिलिटी कितने परसेंट रिस्क, और रिस्क का इम्पैक्ट क्या है। इम्पैक्ट मैंने आपको बता दिया कि अगर आपने पॉइंट्स ग्रेडिंग दी हुई है और डिफाइन किया हुआ है कि लेट से वेरी लो है, फिर लो है, लो इम्पैक्ट है। अगर आप कह सकते हैं ना कि जिस तरह कहते हैं कि अगर आप सब क्लासीफाई करते हैं, क्योंकि अगर आप ये करते हैं कि लेक्चर आज का कैसा हो, आप कहते हैं पुअर है, गुड है और बेस्ट है। अगर आप इसको और थोड़ा सा कह सकते हैं, मसलन पुअर है, फिर आप कह सकते हैं नॉर्मल लेक्चर हुआ, फिर पॉइंट्स अगर देखे करें तो वैसे अगर थ्योरेटिकल लिख दे कि पुअर, नॉर्मल, गुड, तो कैसे अगर पॉइंट्स बेस करें तो वो भी एक थोड़ा सा एवेल्यूएटर्स जो एवेल्यूएट कर रहे हैं उनको आसानी होती है कि पुअर अगर है, लेट से वो 0 से 2 है, नॉर्मल है तो 3 से 4 है, और गुड है जो 5 से 6 है, वेरी गुड है जो 7 से 8 है, और एक्सीलेंट है वो 9 से 10 है। तो इस तरह ज़्यादा बेहतर रिजल्ट और बेहतर ओपिनियन एक चीज़ें आ सकती है। तो इसी तरह इम्पैक्ट में जो वेरी लो, लो, नॉर्मल और वेरी हाई और फिर वेरी हाई, ठीक है। तो ये 5 कैटेगरी में आप दे सकते हैं, पॉइंट दे सकते हैं। थोड़ा सा एफर्ट हो जाता है बट आसानी होती है। अब टॉप 10 रिस्क आइटम ट्रैकिंग टेक्निक में क्या चीज़ देखी जाती है और क्या चीज़ की जाती है। नेक्स्ट स्लाइड, तो मगर मैं स्लाइड पे नहीं जा रहा, मैं उस पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके ये चीज़ें कर रहा हूँ। सॉरी, अभी स्लाइड पे ना जाए, नीचे प्रीवियस स्लाइड पे है अपना जी। टॉप 10 रिस्क आइटम ट्रैकिंग टेक्निक में, अब स्लाइड पे नहीं आता, मैं तो पॉइंट देखता हूँ, उसको एक्सप्लेन करता हूँ। स्लाइड में तो चीज़ें उसी तरह की मिलेंगी और उससे रिलेटेड मिलेंगी। मैं ट्रैकिंग को समझा रहा था कि ट्रैकिंग क्या करनी है और क्यों करनी है और इसके क्या क्या मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमने 3 रिस्क आइडेंटिफाई किए, ठीक है। किसी की 80% अकरेंस था, किसी का 70 था, किसी का 40 था, हमने 1 2 3 कर दिया। जिसके प्रोबेबिलिटी के अकरेंस के चांसेस ज्यादा होते हैं वो नंबर 1 इंडेक्सिंग पोजीशन पे होता है, फिर नंबर 2 नंबर 3 पे होता है, ठीक है। ये आपने इंडेक्सिंग पोजीशन कर दी कि नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये। इसी तरह आप 10 कर ले, 5 कर ले, जितने भी आते जाएंगे करते जाए। अब क्या हुआ कि आपने जो बीइंग अ मैनेजर, आपने इन चीज़ों का ख्याल करना है कि कहीं रिस्क अकर ना हो जाए, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट में तो 3 स्टेप्स होते हैं जब रिस्क को करते हैं कि रिस्क मिटिगेशन, यानी कौन से ऐसे स्टेप होंगे कि ये रिस्क अकर ना हो। हमने कोशिश ये करनी होती है कि जो हमने रिस्क आइडेंटिफाई किए, हम ऐसे ऐसे स्टेप्स जो हमने डॉक्यूमेंट करके लिखे हुए हैं कि ये रिस्क, एक नहीं सारे रिस्क जो है वो अकर ना हो। और अगर कोई अकर होने के जिसके चांसेस नजर आ जाएं या हो जाए, तो हमने जो उसकी रिस्क रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजी वो रखी हुई है, वो रिस्क रिस्पॉन्स में जो स्टेप्स लिखे होंगे वो हम करेंगे, वो अप्लाई करेंगे, जो लिखा हुआ डॉक्यूमेंट जिसको कहते हैं प्रोएक्टिव रिस्क स्ट्रेटेजी, ठीक है। पहले से आपने जाओ। ट्रैकिंग का क्या मतलब है, अब हमने 3 रिस्क थे, हमने नंबर 1 और 2 पे बड़ी ध्यान दिया। नंबर 1 और 2, नंबर 1 पे बहुत ध्यान दिया जी, चले जी हम ऐसे बात करते हैं। नंबर 1 पे बहुत ध्यान दिया कि यार ये हमारा ऐसा रिस्क है, थ्रेटनिंग फैक्टर है कि यार ये कहीं अकर ना हो जाए, और ये बड़ा ध्यान देना। नंबर 1 वक्त के साथ क्या हुआ, नंबर 1 जो है ना वो अब थ्रेटनिंग नहीं रहा, यानी वो रिस्क है तो सही, मगर अब वो थ्रेटनिंग इंडेक्सिंग टॉप नंबर 1 पे नहीं रहा, वो नंबर 3 पे चला गया, और हमने 3 पे इतना ध्यान नहीं दिया, 3 नंबर 1 पे पहुंच चुका है। ये अब जरा थोड़ा सा दिमाग जरा हाजिर करना है, और जिनके दिमाग हाजिर नहीं है वो रुकने बादाम जो होता है ना वो खाएं और बादाम की शरबत पिए। थोड़ा सा जरा दिमाग जरा दोबारा रखना है, मैं दोबारा समझाता हूँ। हमने 3 रिस्क लिए ABC, वो कुछ भी रिस्क हो सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी था, ए का था 80%, बी रिस्क का उसका 60%, और सी था जो जिसके कम चांसेस, हम कहते हैं यार प्रोबेबिलिटी इसके 20% है, तो 15%, कुछ भी हो सकते हैं। ये 15-20 आप नहीं कर सकते, ये एक्सपर्ट बताते हैं कि कितने परसेंट अक्रस के चांसेस है। यहाँ पर एक्सपर्ट्स की जजमेंट आ जाती है, ठीक है, कि 80% है, 70% है, जो आम टीम मेंबर नहीं कर सकता। ये डेफिनेटली रिस्क मैनेजमेंट है या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है ही मैनेजमेंट लेवल का काम, मैनेजर्स लेवल का काम, तो आम बंदा ना ये इस पे पार्टिसिपेट करेगा, ना इसमें कोई कर सकता है डिसीजन मेकिंग में, ये सारी चीजें। अब क्या हुआ, जो नंबर 1 था, हमने उस पर बड़ा ध्यान दिया कि यार ये इतना थ्रेटिंग, इसके 5 चांसेस ज्यादा है, ये ज्यादा चांसेस है कि अकर ना हो जाए, इस पर हमने ध्यान रखना होता है। अकेला चला गया। तो अब वो रिस्क के कहीं अकरेंस के चांसेस नजर आ रहे होते हैं।
तो रिस्क के अकरेंस के चांसेस नजर आ रहे होते हैं। और अब क्या हुआ कि नंबर 1 जो है वो इंडेक्सिंग पोजीशन पे नंबर 1 हमने रखा था कि यार ये टॉप 10 है और ये सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी पे नजर आ रहा है, इसको हमने ध्यान देना है। मगर बाकी रिस्क पे हमने ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, इतना ध्यान जिस पे बैलेंस करके ध्यान देना चाहिए था, हमने अब क्या किया कि नंबर 1 पे ज्यादा ध्यान देते रहे। नंबर 1 अब थ्रेटनिंग रिस्क नहीं रहा। नंबर जो 3 है वो नंबर 1 पोजीशन पे आ गया। ठीक है, तो इंडेक्सिंग पोजीशन उसकी चेंज हो गई है। ठीक है, नंबर 1 पे वो आ चुका है और नंबर जो 1 था वो नीचे अब थ्रेटिंग नहीं रहा, उसकी इंडेक्सिंग पोजीशन नीचे हो गई है। और फिर क्या हुआ, वाकई ऐसा हुआ कि नंबर 1 जो था उस पर हमने ध्यान देना शुरू किया। सुनते जाए, नंबर 1 पे ध्यान देना शुरू किया। नंबर 1 रिस्क फैक्टर नहीं है, नंबर 3 पे हमने फिर तवज्जो नहीं दी और नंबर 3 फिर नंबर 1 पे आना शुरू हो गया। तो इंडेक्सिंग पोजीशन फिर उसने नंबर 1 अचीव कर ली। तो ट्रैक भी करना है कि ट्रैकिंग करनी है कि इंडेक्सिंग पोजीशन की ट्रैकिंग करनी है, किस किस नंबर पे चलता जा रहा है, फिर कितनी दफा वो नंबर 1 पे आया। इट मींस कि अगर एक रिस्क, सुनते जाए, अगर एक रिस्क जो है नंबर 1 से 3 पे जा रहा है या 3 से फिर नंबर 1 पे आ रहा है, इट मींस कि पुअर मैनेजमेंट है, पुअर ओवरऑल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो पुअर रिस्क मैनेजमेंट है कि ध्यान ही नहीं दे रहे इन चीजों पे कि जो एक थ्रेट, एक प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए एक थ्रेटनिंग रिस्क फैक्टर है जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। हम प्रोडक्ट की कैटेगरी से रिस्क देख रहे हैं, हमारा फाइनेंशियल और मार्केट ओरिएंटेड रिस्क के अभी कोई कंसर्न नहीं है। बट बीइंग अ मैनेजर, बीइंग अ स्टूडेंट, हम उन चीजों को भी एक्सप्लेन करते हैं कि यार मार्केट से क्या रिस्क होता है। मगर अभी आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के स्टूडेंट्स हैं, हम प्रोडक्ट से रिलेटेड जैसे कि टेक्नोलॉजी रियलिस्टिक है, स्कोप हमें क्लियर है, अंडरस्टैंडेबल है, स्पॉन्सर हमें सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा, यूजर हमारे साथ कितना इन्वॉल्व है, यूजर इन्वॉल्वमेंट ये रिस्क है ना। यूजर अगर आपको सपोर्ट ही ना करे, यूजर आपके कोऑर्डिनेट ही ना करे, क्या प्रोजेक्ट की सक्सेस क्या होगी, क्या रिक्वायरमेंट्स आप क्लियर करेंगे। तो जरा थोड़ा सा रिस्क को देखा करें और इसको चीजों को भी पढ़ा करें और कैसे कैसे चीजें हैं। तो ये लेट्स से कि वो फिर नंबर 1 मान गया, यानी 3 से फिर वो इंडेक्सिंग नंबर 1 पे आ गया। ये खुशी की बात नहीं है, ये पुअर डिसीजन है, ये पुअर डिसीजन है, ये पुअर मैनेजमेंट है कि जो आप प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहे, रिस्क को प्रॉपरली ट्रैक नहीं कर पा रहे। ट्रैक से मतलब है कि आपने ध्यान ही नहीं दिया कि एक रिस्क जो था आपने वो सारी तवज्जो उस पर मरकूज कर दी, नंबर 1 वाले पे, बाकियों पे इतना ध्यान नहीं दिया। नंबर 1 वाला आप थ्रेटिंग रिस्क नहीं रहा, उसकी उसकी अकरेंस के चांसेस कम हो गए। फिर साथ साथ प्रोबेबिलिटी भी आप चेंज करते हैं वक्त के साथ साथ। ये नहीं कि आपने कहा जी 80% है तो 80% पूरे थ्रू आउट द प्रोजेक्ट ही रहेगी, वो रिस्क मिनिमाइज भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी डेडलाइन फेजेस माइलस्टोन 4 थे और 3 आपने अचीव कर लिए, तो आपकी जो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उस रिस्क की अकरेंस की वो कम हो गई है। तो ये साथ साथ सब चीजों को ट्रैक करना होता है कि रिस्क अब कौन सा आ गया है, उसकी इंडेक्सिंग पोजीशन क्या चल रही है, अब क्या है। तो ये एक टॉप 10 रिस्क आइटम ट्रैकिंग टेक्निक है। फिर एक्सपर्ट जजमेंट होती है कि एक्सपर्ट जो है वो देखते साथ ही बता सकते हैं कि रिस्क के क्या क्या चांसेस हैं, किस किस तरह से इस प्रोजेक्ट को रिस्क अकर हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड क्या क्या रिस्क को हमने देखना है, ध्यान रखना है और उस पर काम करना है। ठीक है, तो ये बड़ा नॉलेजेबल आज का रिस्क के हवाले से एक लेक्चर है। आगे चलेंगे, टॉप 10 रिस्क आइटम ट्रैकिंग टेक्निक क्या चीज कह रही है और वो कैसे चीज एक्सप्लेन करती है। द टॉप 10 रिस्क आइटम ट्रैकिंग इज अ टूल फॉर मेंटेनिंग एन अवेयरनेस ऑफ रिस्क थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। अब ये जो टॉप 10 ट्रैकिंग करनी है, ये सिर्फ ये नहीं करना कि आपने प्रोजेक्ट के स्टार्ट करने से पहले एक एनालाइज कर लिया कि यार ये प्रॉब्लम है, इसमें क्या क्या ये रिस्क थ्रेटिंग फैक्टर हो गए, भूल जाओ। नहीं 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 नहीं, रिस्क मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट तो बनाएंगे, मगर थ्रू आउट द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोजेक्ट यू हैव टू टैकल, यू हैव टू मॉनिटर। मॉनिटर का मतलब है देखते रहना कि कहीं ये रिस्क अकर तो नहीं हो गया। जुबानी कलामी नहीं देता, हाँ कहीं ये हो तो नहीं गया, कहीं ये हो तो नहीं गया, अमलन आपने देखना है। ठीक है, डेडलाइन पे मीट नहीं होना तो सिर्फ ये तो नहीं देखना यार 2 दिन बाद पेपर की डेडलाइन है, प्रोजेक्ट आर्टिफिकेट जमा कराने, उस दिन देख लेंगे यार किसी को मसला। भाई आप साथ साथ देखिए ना कि आप मीटिंग करें, आप असेसमेंट करें, आप साथ साथ डिस्कशन भी करते जाएं सारी चीजें। तो वो सारी चीजें आप उसको डिस्कस कर रहे होते हैं कि कहीं ये रिस्क अकर तो नहीं होगा। तो मॉनिटरिंग जो है ना, कंट्रोलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट फेज है। रिस्क रिस्पॉन्स इज समथिंग डिफरेंट है। रिस्क रिस्पॉन्स का मतलब जब वो रिस्क अकर हो जाए फिर आपने इसको कैसे टैकल करना है। रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग है, एनालाइजिंग एंड द करंट सिचुएशन, करंट रिस्क की ट्रैक करना है, ये सारी चीज। एस्टैब्लिश अ पीरियोडिक रिव्यू ऑफ टॉप 10 रिस्क आइटम, आपने एक टेबल बनाना है, टॉप 10 देखना है, उसकी इंडेक्सिंग रैंक एक लिखना है कि क्या रैंक चल रहा है। ठीक है, फिर उसको
रैंक को चेंज भी करना है। ये नहीं कि रैंक 1 जो है वो और प्रायोरिटी पे नंबर 1 रैंक था, वो थ्रू आउट द एंटायर प्रोजेक्ट वो रैंक 1 ही रहता है, ऐसा नहीं होता। वो चेंज भी होते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। वो आपने इंडेक्सिंग उसकी दे के करनी है कि किसकी अब ज्यादा रिस्क फैक्टर हो गया और क्या चीजें कर रहे हैं। ठीक है, तो लिस्ट द करंट रैंकिंग, ये सारी चीजें मेंटेन करनी है। करंट रैंक क्या था, प्रीवियस रैंक क्या था, और जो है नंबर ऑफ आइटम्स द रिस्क अपीयर्स ऑन द लिस्ट ओवर पीरियड ऑफ टाइम, कि अगर वो कितनी दफा उस पॉइंट पे है। देखिए प्रीवियस रैंक हमने कहा 1 और 3, 3 रिस्क थे। नंबर 1 उसका जो है करंट रैंक है, प्रीवियस रैंक है, और करंट रैंक क्या हो गया उसका, वो 3 हो गया। तो करंट 3 हो गया, प्रीवियस 1 था। जो 3 वाला नंबर रिस्क था उसका जो प्रीवियस रैंक था वो 3 था, और करंट क्या हो गया, 1 हो गया। फिर वो 3 पे आ गया। तो ये भी एक चीज मेंटेन करनी है कि वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो जो एक रैंक दोबारा उस पे आ रहा है। इट मींस कि वो भी एक चीज बताती है, करंट और प्रीवियस तो है, मगर एक वो भी एक चीज बताती है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है वो रिस्क कितनी दफा उस रैंक पर आ रहा है। वो आपकी एक चीज शो करती है कि अच्छी या तो गुड मैनेजमेंट है या पुअर मैनेजमेंट। गुड मैनेजमेंट नहीं होती, वो रैंक अगर दोबारा वो चीज अचीव कर लेते हैं तो इट मींस कि आप उसको टैकल ही नहीं कर पा रहे। जो थ्रेटनिंग रिस्क था, जो आपने टैकल डाउन कर लिया थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, आप करते जा रहे हो, 60-70% आपका प्रोजेक्ट फेज कंप्लीट हो गया है, 67% टाइम स्पेंड, और फिर वो नंबर 1 पे रिस्क पे चला गया है और वो थ्रेटनिंग बन गया, इट मींस कि पुअर मैनेजमेंट है। वो तो नहीं आना चाहिए था, आना ही नहीं चाहिए। रिस्क आना ही नहीं चाहिए था, रिस्क के अक्रस के चांसेस नजर भी नहीं आने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम जनरल से लेते हैं कि यार ये कहीं बिल्डिंग गिर ना जाए, ये इमारत ऐसी खड़ी हुई है 3-4 मंजिला, डर लगता है। ठीक है, जिस तरह मैं यूनिवर्सिटी में जब ज्वाइन किया था एज अ फैकल्टी मेंबर इन 2009, आज से 11 साल पहले, तो मैंने भी जब कदम रखा था यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट में, जब मैं ऊपर फर्स्ट टाइम गया था, तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि ये फ्लोर हिलते हैं और यार की बिल्डिंग जो है ना, कहीं उस वक्त तो मैंने बिल्डिंग का जायजा नहीं लिया था। फिर जब बाद में जब ज्वाइन करने के बाद जाहिर बात है कुछ दिन गुजरे, तो फिर जब ओवरव्यू लिया पूरे, तो हालात देख के और वाकयात देख के लगा कि आहो आहो से आप समझ गए हैं, जो आज भी आप आहो आहो ज्यादा चीख चीख के कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए कि यार ये यहाँ से क्रैक है, यहाँ से लीकेज है, यहाँ से पानी टिसता है, यहाँ से दराड़ है, यहाँ से ये ऐसे। तो वो मतलब अगर ये बार बार वो चीजें फिर आ रही है फिर आ रही है, इट मींस कि देयर इज समथिंग फिशी फिशी। तो प्रोजेक्ट्स में भी इसी तरह है कि करंट रैंक क्या है, प्रीवियस रैंक क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स, ये थर्ड पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स द रिस्क अपीयर्स ऑन द लिस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि वो बार बार वो अगर उस रैंक पे भी मुड़ मुड़ के ऊपर नीचे आ रहा है, 1 वाला 3 पे जा रहा है, 3 वाला फिर 1 पे जा रहा है, फिर 1 जो 1 पे था वो फिर नीचे 3, इट मींस के आप सही टैकल नहीं कर पा रहे, आपकी रिस्क को मैनेज करने की जो एबिलिटी है वो चीजें वीक है एज अ मैनेजर। तो ये अगर जूं जूं डेवलपमेंट के साथ आप सीनियर पोजीशन लेते जाते हैं, पैकेज बढ़ता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत बढ़ जाती है, आपको एफर्ट और काम करने की एफर्ट भी बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, तो मैं वैसे ही शेयर नहीं कर रहा, मगर वैसे ही शेयर करता हूँ कि मुझे थोड़ा सा लेट नाइट भी टाइम मिला, तो मैं दूसरे सेक्शंस के साथ उनकी डेडलाइन आर्टिफाइड, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह ऊस के प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, मॉर्निंग में इवनिंग में भी चल रहे हैं, MSc 3 को एडवांस सॉफ्टवेयर उसके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, SPM के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, HCA में मैंने प्रोजेक्ट नहीं दिए बट उनकी असाइनमेंट क्विजेस सब चल रहे हैं। इसी तरह आपकी भी कुछ असाइनमेंट थी, क्विजेस आपके भी कुछ हुए, आपको बखूबी पता है LMS पे है, तो सब पे काम मेरा चल रहा है। थ्योरेटिकल मेरा कोई कोर्स नहीं चल रहा, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज्यादातर पेपर प्रैक्टिकल और एनालिटिकल टाइप बनाऊं कि आप उस वक्त समझिए, एनालाइज करें और उस पर सारी चीज़ों को रिव्यू करें। तो ये सारी चीज़ें हैं। और लास्ट स्लाइड हम देख लेते हैं, एक्सपर्ट जजमेंट। एक्सपर्ट, मैनी ऑर्गेनाइजेशन रिलाई ऑन द इंट्यूटिव फीलिंग्स, पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ एक्सपर्ट्स, और एक्सपर्ट्स जो है वो अपनी राय, माहिराना राय और उनकी जो एक्सपीरियंस होता है, उनकी जो इनर थॉट, इंट्यूटिव, वो जो इनकी इनर फीलिंग्स है, गट्स फीलिंग है, वो बताते हैं कि ये रिस्क कौन कौन से हो सकते हैं, और इसकी अक्रंस के चांसेस, प्रोबेबिलिटी क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, इसको कैसे टैकल करना है। तो एक्सपर्ट्स की जजमेंट जो है वो फिर बताते हैं कि रिस्क किस टाइप का है, रिस्क की प्रायोरिटी क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें। फिर इंशाल्लाह कल जब ज्वाइन करेंगे तो क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस और डिफरेंट स्लाइड्स थोड़ी सी ऊपर करती जाए, थोड़ा सा स्लाइड ऊपर करते जाएं हम। ये नेक्स्ट जो है क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस, थोड़ा सा इसके अंदर जो टेक्निक्स हैं वो चीज़ें थोड़ा सा देखेंगे कि ये डिसेंट्री है, सिमुलेशन, ये क्या चीज़, आगे चलते जाएं। नेक्स्ट रिस्क रिस्पॉन्स को देखेंगे, और फिर थोड़ा सा ये उन्होंने स्टेप्स भी बताए हुए कि किस किस तरह की मिटिगेशन करनी है, क्या चीज़ें करनी है।
तो एट द एंड फिर मैं आपको कुछ चीज़ें, एक रिस्क टैबलेट भी लिखवाऊंगा मैं, और वो आप लिखते जाएंगे ये रिस्क की स्ट्रेटजी को एक्सप्लेन करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट अपकमिंग में ये देखिए ख़त्म होगी स्लाइड्स, 3-4 है, बट इसको कराते कराते कितना टाइम लग जाएगा। और ये 4-5 स्लाइड्स पढ़े, मगर इसकी एक्सप्लेनेशन, इसकी डिटेल, इसकी कुछ चीज़ें कराते कराते आप देख लेंगे टाइम का वाक़ई एहसास नहीं होता। तो जी यहाँ से इंशाल्लाह कल दोबारा ज्वाइन करेंगे और इंशाल्लाह उसकी एग्जांपल भी देखेंगे और ये सारी चीज़ें। ठीक है, दैट एंड्स टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।